दूसरी विधि है अपने निगमन विधि। देखिए क्या होती है, यह विधि आगमन विधि के विपरीत क्रम पर आधारित होती है। यह चीज रट लीजिए आप सबसे पहले कि यह विधि किस विधि के विपरीत क्रम पर आधारित है, आगमन विधि। अगर आपने आगमन विधि को ढंग से पढ़ लिया तो समझिए इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसका आंसर आप सही करके आ जाओगे बिना पढ़े। लिखो मत, नाम ही मत लिखो इसका, तो भी आप इसका आंसर सही करके आ जाओगे। लेकिन शर्त क्या है, आगमन विधि की एक एक लाइन ढंग से याद होनी चाहिए, बस उसका उल्टा कर दे जाओ आप। देखिए यह विधि आगमन विधि के विपरीत क्रम पर आधारित है, जिसमें छात्रों के सम्मुख पहले आगे बात नियम या सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। जबकि आगमन में क्या किया जाता था, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था, इसमें नियम या सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद विभिन्न उदाहरणों से उस नियम की क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है। भाई एक बार नियम लिखा दिया कि अ या आ के बाद अ या आ आता है तो आ हो जाता है, ये लिखा दिया मैंने आपको। अपन ने इसी से तो अध्ययन किया था संधि का। पहले मैं आपको नियम या सूत्र लिखाता था, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे उदाहरण देता था, आप उन उदाहरणों को सूत्र में अप्लाई करते थे, प्रयोग करते थे, नहीं करते थे, और आप देखते थे कि इसके अनुसार ये सही है। अपना समय भी बचता था, समय की बचत करने वाली ये, और ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है। सूत्र को रटना पड़ता है, जब तक सूत्र रटेगा नहीं बच्चा, वो उदाहरण कहां से सोल्व करेगा। ठीक है, तो यहां देखो निगमन विधि के 4 पद या सोपान होते हैं। पहला नियम, जैसे पहले नियम लिखा दिया आपको या सूत्र लिखा दिया। प्रयोग, फिर आपको कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, आप उस नियम या सूत्र का प्रयोग उस उदाहरणों में करोगे। फिर क्या आएगा आपका निष्कर्ष, फिर आप निष्कर्ष निकालेंगे भाई इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा, सत्यापन, यानी कि फिर आप बाद में सत्यापन करेंगे कि बिल्कुल इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये काम हुआ है। तो ये 4 पद या सोपान इसके होते हैं। दोबारा देख लो, यह विधि आगमन विधि के विपरीत क्रम पर आधारित है, जिसमें छात्रों के सम्मुख पहले नियम या सूत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तत्पश्चात विभिन्न उदाहरणों से उस नियम की पुष्टि की जाती है। इसके 4 पद या सोपान होते हैं, नियम, प्रयोग, निष्कर्ष और सत्यापन। नियम, प्रयोग, निष्कर्ष और सत्यापन। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना, आप ये खुद ही याद करा देगी आपको। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, निगमन नीचे याद रह जाएगा आपको, और आगमन विधि किधर से चलती है, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। तो एक व्यक्ति, एक ही बहुत ही अच्छा कलाकार, शायद अब नहीं रहा होगा, सिनेमा जगत में, बॉलीवुड में आपने नाम सुना होगा, शक्ति कपूर, छगाल, चलो बच रहा से बढ़िया बात है। तो वो उनकी फिल्में देखी आपने, देखी क्या पहले की फिल्में? हाँ, वो एक शब्द बार बार बोलता था, औ है ना, बोलता था कि नहीं बोलता था शक्ति कपूर। देख लेना आप कोई सी फिल्म, उनकी कई सारी फिल्मों में आपको ये शब्द मिलेगा, औ बोलता था। तो आ से आगमन और उसे उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि आगमन विधि किस सूत्र में चलती है, उदाहरण से नहीं। यानी कि आगमन विधि में पहले क्या दिए जाते हैं, उदाहरण। तो शक्ति कपूर काम आया आपके, औ, देखो वो शब्द भी काम आ गया यहाँ पर, आओ। ठीक है, और निगमन विधि नीचे नियम से उदाहरण की ओर याद हो जाएगा। अब इसके शिक्षण सूत्र लिखते हैं किधर से किधर। देखिए, निगमन विधि निम्न शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। पहला शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशेष की ओर, दूसरा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, चौथा है नियम से उदाहरण की ओर, पांचवा है अमूर्त से मूर्त की ओर, और छठा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब समझिए क्या है ये सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य बात पहले उनको जैसे कि नियम लिखा देते हैं, फिर विशेष, फिर उसका एक्सप्लेन करना पड़ता है उनको। तो सामान्य से किसकी तरफ चल रहा है, विशेष। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, संश्लेषण के रूप में उनको नियम सूत्र बता दिया, फिर उसका वो विश्लेषण करेंगे उदाहरण के द्वारा, अलग अलग प्रकार के उदाहरण से उसका विश्लेषण करते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात भाई उनको नियम या सूत्र ज्ञात थोड़ी था, अज्ञात थे वो, उनको नियम लिखा दिया, सूत्र लिखा दिया, अब उससे वो ज्ञात की तरफ बढ़ेंगे। कैसे, उस नियम के अकॉर्डिंग उदाहरण देंगे उनको, तो उनको जानकारी होगी कि इस नियम से ये उदाहरण सोल्व होते हैं। ठीक, अमूर्त से मूर्त की ओर,
नियम अमूर्त रूप है, उसका मूर्त रूप कहाँ पता चलेगा? उदाहरणों में चलेगा। तो ये अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, यानी कि नियम सूक्ष्म होता है, उदाहरण बहुत सारे होते हैं, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। अब देखो इसमें याद करने लायक कुछ है नहीं आपको। जैसे आपने आगमन विधि पढ़ी है अभी, तो आगमन विधि के सूत्र हमने लिखे थे वी ज्ञा उ मूर्त स्थूल आगमन विधि। इसका सारा उल्टा कर दिया हमने, आगमन विधि के विपरीत सूत्र, यानी कि ये विधि विपरीत है, आगमन विधि निगमन विधि दोनों विपरीत है। तो आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है उनको विपरीत करते हैं, आपको निगमन विधि के शिक्षण सूत्र याद हो जाएंगे। वहां आगमन में था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यहाँ सॉरी विशेष से सामान्य की ओर, यहाँ है सामान्य से विशेष की ओर। या आगमन में क्या था? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जबकि निगमन में क्या है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर था, लेकिन निगमन में अज्ञात से ज्ञात की ओर। उदाहरण यानी कि आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चल रहे थे हम, और जबकि निगमन में नियम से किसकी तरफ चल रहे हैं हम? उदाहरण की ओर। फिर देखो आप आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर चलते थे, जबकि निगमन में अमूर्त से मूर्त की ओर। आगे देखो आगमन विधि में अपन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते थे, जबकि निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इनको याद ही मत करो वरना कचरा होगा। ये याद करो भाई आगमन में क्या किया था, निगमन में उल्टा कर दो, बस ये ध्यान रखना आप, वरना तो आटी आटी उड़ जाएगा ना तो और चूक जाओगे। वी ज्ञाओ मूर्त स्थूल आगमन विधि, बस जिसमें काम हो जाएगा अपना। अब चलते हैं इस विधि की क्या क्या विशेषताएं गुण वगैरह हैं। देखिए आगमन विधि में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, कहाँ वो काम आते, कहाँ उसके अवगुण, सब चीजें इसमें आ जाती है। पहली बात मैंने बताया आपको कि आगमन विधि के विपरीत है निगमन विधि। निगमन विधि पढ़ रहे हैं अपन कि निगमन विधि की क्या क्या विशेषताएं गुण वगैरह है, तो ये आगमन विधि के जस्ट विपरीत है। जो उसमें अपने सिद्धांत जो नियम जो विशेषताएं पढ़ी थी उनका सारा विपरीत है। इसमें देखिए आप पहली लाइन देखिए आप, यह विधि से मतलब है निगमन विधि कि निगमन विधि छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत के विपरीत है। छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत के विपरीत क्यों है कि इसमें पहले नियम लिखाया जाता है, फिर उदाहरण बताए जाते हैं, तो छात्रों में उतनी क्रियाशीलता नहीं होती जितनी आगमन विधि में होती है। तो ये विधि छात्र क्रियाशीलता के सिद्धांत के विपरीत विधि है। आगे देखो, यह विधि नीरस है, अध्यापक केंद्रित है, वह अमनोवैज्ञानिक विधि है। नीरस समझ रहे होंगे आपके बड़े बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आप पढ़ाओगे तो वो ज्यादा रोचक नहीं रहेगा मामला। नीरस है, अध्यापक केंद्रित है, अध्यापक के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड होते, वही नियम लिखाएगा, आपको सूत्र याद करना है, फिर उदाहरण बताएगा वो, और उनको आपको बस उसमें देखना है भाई इस नियम के अकॉर्डिंग ये उदाहरण है या नहीं है। तो अध्यापक केंद्रित है और अमनोवैज्ञानिक है। मानसिक शक्तियों का ह्रास करने वाली, यानी कि मानसिक शक्तियों को कम करने वाली। इसमें बच्चे ज्यादा मानसिक शक्तियां यानी कि ज्यादा मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता। कारण नियम एक बार रट लिया बच्चे ने, उसके बाद बस उसको उसके अकॉर्डिंग उदाहरण करने रहते हैं। जबकि आपने देखा आगमन विधि में उदाहरण दिए केवल, और उदाहरण को बार बार अलग करना, उनमें देखना है कौन सा नियम है कौन सा नहीं है, सभी में एक ही नियम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक तरह से मानसिक शक्तियों का ज्यादा विकास होता है उसमें, जबकि निगमन में मानसिक शक्तियों का ह्रास होता है। रटने की आदत का विकास करने वाली है। अगर आप सभी को सूत्र लिखा दोगे, नियम लिखा दोगे, तो वो तो रटने पड़ेंगे बच्चे को पहले, तो ये रटने की आदत का विकास करने वाली है। जबकि आगमन विधि रटने की आदत का ह्रास करने वाली, कमी करती है ना। यह अनुकरण का मार्ग प्रदान करती है। अनुकरण मतलब गुरुजी ने आपको नियम लिखा है, आपने उसका अनुकरण करके उसको रट लिया, याद कर लिया। जबकि वो दूसरी आगमन विधि थी, वो क्या थी? अनुसंधान या खोज का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि बच्चा खुद ही खोज करता है, खुद ही अनुसंधान करता है, इसमें केवल अनुकरण करता है। नियम या सूत्र की पुष्टि में सहायक है। नियम लिखा, सूत्र लिखा, उसकी पुष्टि में सहायक होगी सही। सामान्य छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। अगर आप छोटे बच्चों को नियम लिखा दोगे, रटोगे इसको, तो उनके लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। लेकिन बड़े बच्चे नियम को एक बार फिर बिठा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग उदाहरण सोल्व कर लेते हैं। तो ये सामान्य छात्रों के लिए क्या है? अनुपयुक्त। जबकि आगमन विधि सामान्य छात्रों के लिए क्या थी? उपयुक्त थी। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयुक्त है ये कौन सी विधि? निगमन विधि। और आगमन विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अनुपयुक्त थी। ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त, सीधी सी बात है। सामान्य से याद रखना, छोटे बच्चे से कर लेना आप, जिसमें याद रह जाएगा। और बड़ी कक्षाओं यानी कि प्रतिभाशाली के लिए क्या है? ये
उपयुक्त है। तो ध्यान रखो, आगमन विधि बड़ों के लिए तो अनुपयुक्त है, छोटों के लिए उपयुक्त है, जबकि निगमन विधि बड़ों के लिए उपयुक्त है, छोटों के लिए अनुपयुक्त है। समझ गए? बड़ी कक्षाएं याद रखना, बड़ों से मतलब प्रतिभाशाली बच्चे याद रखना, छोटी कक्षा से मतलब सामान्य छात्र याद रखना। ठीक है, दोनों को याद रखना। अब आगे देखो, समय व श्रम की ये क्या करती है? भाई एक बार नियम रट लिया, फटाफट अपन कितने उदाहरण सोल्व कर सकते हैं, जबकि उसमें एक बार में अनुसंधान सारे नियम निकालने में काफी टाइम लगता है। पाठ्यक्रम की समाप्ति निर्धारित समय में कर सकते हो आप इस विधि से। इस विधि का प्रयोग भी व्याकरण शिक्षण हेतु ही किया जाता है। दोनों का देख लीजिए आप, हिंदी में आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग किस शिक्षण में किया जाता है? व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। लेकिन दोनों विधियों का अगर एक साथ प्रयोग किया जाए, अलग अलग प्रयोग करने के बजाय उनका अगर दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए, तो पहले आगमन विधि का प्रयोग करें, फिर उसके बाद में निगमन विधि द्वारा उसकी पुष्टि करनी चाहिए। पहले आगमन विधि का प्रयोग करें, यानी कि पहले उदाहरण वगैरह बताएं, फिर निगमन विधि जो नियम वगैरह उनसे उसकी पुष्टि नियम में भी बताएं। तो ये दोनों विधियां अगर एक साथ प्रयोग में की जाए तो बहुत ही अच्छा शिक्षण करवाया जा सकता है। तो ये थी इसकी विशेषताएं, गुण, जो इसके अवगुण वगैरह सब आ गए इसमें। तो दोबारा देखो, कौन सी विधि है ये? निगमन विधि पढ़ रहे हैं ना अपन, निगमन विधि। निगमन विधि छात्र क्रियाशीलता सिद्धांत के विपरीत है। निगमन विधि नीरस है, अध्यापक केंद्रित है, अमनोवैज्ञानिक है। निगमन विधि मानसिक शक्तियों का हास करने वाली है। निगमन विधि रटने की आदत का विकास करती है। निगमन विधि अनुकरण का मार्ग प्रदान करती है। निगमन विधि नियम या सूत्र की पुष्टि में सहायक है। निगमन विधि सामान्य छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। निगमन विधि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयुक्त है। निगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए, तो प्रतिभाशाली और बड़ी कक्षाएं दोनों के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना, छोटी और सामान्य के लिए अनुपयुक्त है। समय व श्रम की क्या करती है? बचत। निगमन विधि से पाठ्यक्रम की समाप्ति निर्धारित समय में हो सकती है। इस विधि का प्रयोग भी व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, जैसे कि आगमन विधि का किया जाता है। ये अपनी निगमन विधि समाप्त हुई।